भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, उदय और विकास। इस आंदोलन की शुरुआत 1857 की क्रांति के बाद हुई एक आंदोलन के रूप में, और इनके जो कारण थे उनमें से आर्थिक कारण मुख्य था। और उन आर्थिक कारणों में मुख्य रूप से उसका जो निष्कर्ष है, निचोड़ है, वो ये कि पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी। सोने की चिड़िया का देश जो है वह गरीबी के कगार पर था। इतनी गरीबी कि अकाल और भूखमरी से लगभग 3 करोड़ लोग मौत के गले लगे। ये 19वीं शताब्दी के दूसरे अर्धभाग की बातें हैं, जब अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई आर्थिक नीति का असर दिखने लगा। और जब असर दिखा तो निश्चित रूप से उसके असर को लेकर विचार विमर्श भी शुरू हुए, लोगों में सोच भी शुरू हुई, और साथ ही कुछ ऐसी घटनाएं भी हुई जिन्होंने अंग्रेजों के भारत में रहने के बारे में, उनकी सत्ता के बारे में सोचना शुरू किया। सबसे पहले 1857 की जो गदर थी, जो क्रांति थी, इसने भारत को एक राष्ट्र का रूप दिया। ये एक इस आंदोलन की, ये एक इस क्रांति की अच्छी बात थी। राष्ट्र इसलिए क्योंकि पहली बार भारत पूरा भारत किसी एक सत्ता के अंतर्गत था, ब्रिटिश सत्ता के। पूरे भारत का एक नक्शा था, एक उसकी अपनी सीमा थी। पूरे भारत का एक झंडा था जिसे यूनियन जैक अंग्रेजों का झंडा था, और पूरे भारत का एक संविधान था जो अंग्रेजी संविधान था। और साथ ही पूरे देश में एक सिक्का, एक तरह का पैसा शुरू हुआ, रुपया जिसे कहा गया। इस तरह एक नेशन, एक राष्ट्र का जन्म हुआ आधुनिक परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में यदि देखें तो। और चूंकि राष्ट्र का जन्म हुआ, उसके बाद जो घटनाएं हुई उसने ही राष्ट्रीयता को जन्म दिया। राष्ट्रीयता के जन्म के साथ साथ कुछ देशभक्ति की भावनाएं भी सामने आई, विरोध भी सामने आया अंग्रेजों के खिलाफ, और इसका निचोड़ निकला कि पूरे देश में जगह जगह, अलग अलग जगहों पर शिक्षित वर्ग के द्वारा विचार विमर्श शुरू हुआ। शिक्षित वर्ग क्यों? क्योंकि वही लोग समझ पा रहे थे कि अंग्रेजों का आना, अंग्रेजों का भारत में रहना कितना लाभदायक है, कितना हानिकारक है। सन 1866 में दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, उन्होंने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में उन्होंने अन ब्रिटिश रूल शब्द का उपयोग किया पहली बार। अंग्रेजों के द्वारा ऐसा व्यवहार जो अंग्रेजों के लिए उचित नहीं था। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, गरीबी। और उस पुस्तक में उन्होंने डेटा के साथ, संख्या के साथ ये सिद्ध करने की कोशिश की कि अंग्रेजों के द्वारा यह कहना कि भारत का विकास हो रहा है, ये एक वहम है, बल्कि भारत से पैसा जा रहा है, भारत के पैसे का निर्गमन हो रहा है, जिसे उन्होंने दूसरा नाम दिया ड्रेन ऑफ वेल्थ। भारत के धन को बाहर विदेश भेजा जा रहा है, ड्रेन आउट किया जा रहा है। इसी में एक उदाहरण भी है कि गंगा से अर्थ धन निचोड़कर उसे लंदन में टेम्स नदी में डुबाया जा रहा है, गिराया जा रहा है, बहाया जा रहा है, भेजा जा रहा है। फ्रॉम गैंजीज टू टेम्स। जैसे गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, ऐसे ही टेम्स जो है लंदन के पास है, वो वहाँ की सबसे बड़ी नदी है। तो ऐसी भी बातें की जाने लगी। ये जो अलग अलग जगहों पर जो बातचीत हो रही थी इन लोगों के बीच में, भारतीयों के बीच में विचार विमर्श हो रहा था, ये संस्थागत रूप लेना शुरू किया और कुछ संस्थाएं सामने आई।
इनमें सबसे पहली संस्था थी वो थी जिसने सामाजिक कार्य के लिए सुधार करने की बात कही, ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन रॉय 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना के साथ एक सामाजिक आंदोलन की शुरुआत की, और उसके पीछे मकसद ये था कि भारतीयों में चैतन्यता लाई जाए, जागरण, मानसिक जागरण किया जाए। और इस प्रकार राजा राम मोहन रॉय, ब्रह्म समाज, ये एक तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले प्रणेता बने। उन्होंने बहुत सारे सुधारों की बात की, जिसमें सती प्रथा भी थी, गुलामी प्रथा के खिलाफ, बाल विवाह के खिलाफ, जाति प्रथा के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, मुखर की, और भारतीयों के बीच में काम करके यह कहने की कोशिश की कि पहले हम सब एक हों, ये जाति प्रथा ये हमको तोड़ रही है, बाल विवाह हमको अशिक्षित रख रहा है, सती प्रथा एक गलत प्रथा है। तो ऐसा कह के उन्होंने सामाजिक चेतना को जगाने की कोशिश की। इसके अलावा 1876 में ही इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस ने की। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी भारत के बहुत नामी बुद्धिजीवी माने गए, जिन्होंने 1850 के बाद के काल में चैतन्यता को जगाने में एक अहम भूमिका निभाई। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन एक दूसरी संस्था थी। इसमें फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और ऐसे कई नामी लोग, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र चटर्जी, बैनर्जी, ये लोग इससे जुड़े। ये हमारे शुरू के काल के राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत के काल के वे स्तंभ हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी, जिसकी परिणति अंत में भारत की स्वतंत्रता से हुई। लेकिन निश्चित रूप से इसमें 100 वर्ष लगभग लग गए। इसके अलावा पूना सार्वजनिक सभा, महादेव गोविंद रानाडे, उनके द्वारा स्थापित हुई पूना में। मद्रास महाजन सभा चेन्नई में स्थापित हुई। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता में स्थापित हुआ। और इस प्रकार पूरे देश में विभिन्न जगहों पर बुद्धिजीवियों का, मध्यम वर्ग के लोगों का एक अलग अलग संगठन सब जगह बना। यहाँ पर यह बात मैं बताना चाहूँगा कि ये जो संगठन बने, इन संगठनों में मुख्य रूप से राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभिक काल में मध्य वर्ग या उच्च मध्य वर्ग के लोग ही थे। वे लोग नहीं थे जो वास्तव में अंग्रेजी सत्ता से प्रभावित हुए, यानी किसान, मजदूर, कर्मचारी, ये लोग इस आंदोलन से नहीं जुड़े थे। ये लोग तो बल्कि सरकार की सेवा में लगे हुए थे। कारण कि ये जो मध्यम वर्ग के लोग थे, पढ़े लिखे थे, पढ़े लिखे होने के नाते ये वाकिफ हो रहे थे वस्तु स्थिति से। इन्होंने जो जरिया अपनाया, समाचार पत्रों की शुरुआत की, विभिन्न जगहों पर उन्होंने बैठकें की और ड्राइंग रूम में बैठकर, खुले दिल से बैठकर अपनी बातें एक दूसरे से करते थे। और साथ ही धीरे धीरे ये निष्कर्ष भी निकलने लगा कि हमें कुछ करना होगा, और उस कुछ करने में हम क्या करें, कैसे आगे बढ़ें, इस पर विचार करना बहुत जरूरी हो गया। उन्हें याद था कि 1857 की क्रांति, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, ये क्रांति असफल ही नहीं हुई थी बल्कि कुचल दी गई थी। और ये भारत की पहली क्रांति थी, पहला गदर था अंग्रेजों के खिलाफ, जिसे कुचल दिया गया। तो इन बुद्धिजीवी लोगों को, इस मध्यम वर्ग के लोगों को इस बात का भान था कि हम ऐसी कुछ चीज ना करें जिससे हमारे विचार विमर्श करने की स्वतंत्रता को कुचल दिया जाए, यानी हम थोड़े नरम रहें,
हम हिंसात्मक ना हों, हम शांतिप्रिय तरीके से कार्य करें, हम धीरे चलें। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे चलें। क्रांति शब्द से हम दूर रहें। लोकतंत्र, स्वराज आदि हमारा कोई विषय नहीं रहेगा। इस प्रकार ये लोग बहुत नरम थे अपने विचारों में, और उस नरमी का कारण कई था। ये लोग उदारवादी भी थे। उदारवादी यानी वो कई मामलों में अंग्रेजों के पक्षधर भी थे। उन्होंने अंग्रेजों का गुणगान भी किया। क्या ऐसे तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो सकता है? यदि हम बाद की घटनाओं को देखें और पूर्व की घटनाओं से कुछ सीखें तो इनके द्वारा लिया गया ये जो प्रारंभिक काल के जो नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी लोग थे, ये बहुत सोचा समझा कदम था कि नरम रहें। हम कोई ऐसी कड़वी बात ना करें जिससे अंग्रेज हमें कुचल देवें। तो इस प्रकार बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता को इन्होंने महसूस किया, और ये भी महसूस किया कि अलग अलग जगहों पर जो बातें हो रही हैं, अलग अलग संस्थाएं, चाहे वो पूना हो, चाहे वो चेन्नई हो, मद्रास उस समय का, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो बम्बई हो, उसके अलावा और अन्य शहर, लखनऊ आदि आदि, इन शहरों में जो भी बातें हो रही हैं ये वहीं तक सीमित रह रही हैं, एक दूसरे तक नहीं पहुंच रही हैं, एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य नहीं बन रहा है। तो धीरे धीरे एक राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। उस समय रेल भी आ चुके थे, यानी आवागमन उस हद तक थोड़ा सरल हो गया था। समाचार पत्र भी थे, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान भी सरल हो गया था, लेकिन एक संगठित रूप से इकट्ठे होने की संभावना नहीं थी। यदि वे अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करते थे तो उनके कार्य क्षेत्रीय ही रह जाते थे। तो उन्होंने महसूस किया कि क्यों ना हम एक ऐसा संगठन का निर्माण करें, जिसमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म का निर्माण करें जिसमें सभी लोग एक साथ आकर विचार विमर्श करें। ये परिप्रेक्ष्य, ये सोच तो भारतीयों की थी, उन भारतीयों की जो उदारवादी थे, जो नरम थे। लेकिन अंग्रेजों की क्या सोच थी, हमें थोड़ा ये भी जानना होगा। अंग्रेजों ने, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि अंग्रेजों ने भारतीयों के एक संस्था के निर्माण के लिए जो जरूरत थी उसमें सहयोग किया, और सहयोग ही नहीं किया बल्कि वो एक कदम आगे बढ़ के उन्होंने इसकी स्थापना की नींव रखी, एक राष्ट्रीय संगठन के स्थापना की नींव रखने में बहुत मदद की। कारण क्या था? आखिर क्यों अंग्रेज भारतीयों के द्वारा आवश्यक जरूरत समझे जाने वाली एक राष्ट्रीय संस्था की स्थापना में मदद की? कारण आपको जानना चाहिए। अंग्रेजों की सोच थी कि रोज रोज या वर्ष दर वर्ष, महीने दर महीने अलग अलग जगहों पर ये जो संस्थाएं हैं ये विचार करती हैं, उसके बाद प्रतिवेदन तैयार करती हैं और हमको भेजती हैं इस अनुरोध के साथ कि हम इस पर कुछ कार्रवाई करें। तो इस प्रकार हमारा रोज का समय, दिन प्रतिदिन का समय हमें इनके विचारों पर सोचने के लिए रखना पड़ता है। साथ ही इन लोगों के कई बार विचार विरोधाभासी होते थे। जैसा मैंने पूर्व में कहा कि इन लोगों की जो नींव थी ये मध्यम वर्ग के थे, उच्च वर्ग के थे, तो निश्चित रूप से इनकी जो मांगे थी, मांगे यानी अनुरोध जो थे, उसका भी ताल्लुकात किसानों से या मजदूरों से कुछ नहीं था। उसका विशेष रूप से ताल्लुकात उनके अपने लिए था। कुछ कंसेशन मांगते थे, कुछ राहत मांगते थे, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में हो, उन्हें कुछ राहत वे मांगते थे। तो अंग्रेजों को लगा
कि यदि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करने में उनको मदद कर दें जिसमें ये लोग सब एक जगह आके अपनी बात करें, तो साल में 1 या 2 बार, वर्ष में 1 या 2 बार ये लोग अपना प्रतिवेदन रखेंगे, विचार विमर्श करेंगे और हमको अपने विचार दे देंगे। जिस पे कार्रवाई करना या ना करना हम पर रहेगा, अंग्रेजों पर रहेगा, और उसके साथ ही बाकी समय वे लोग अन्य कार्यों के लिए स्वतंत्र रहेंगे। इस विचारों में कोई विरोधाभास भी नहीं रहेगा और लगाम भी अंग्रेजों के हाथ में रहेगी। लगाम किस रूप में कि वो इन नरम कांग्रेसियों को, नरम लोगों को जिस तरफ मोड़ सकें उस तरफ मोड़ सकते हैं, उस दिशा में। कांग्रेस शब्द तो उस समय नहीं आया था। तो इस प्रकार एक अंग्रेज जिसका नाम A.O. ह्यूम था, A.O. ह्यूम, उस अंग्रेज को अंग्रेजी शासन ने सामने किया और उसने दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, अय्यर, बदरुद्दीन तायब जी, फिरोज शाह मेहता, इन लोगों के साथ मिलकर विचार विमर्श करके यह तय किया कि हम एक संस्था की स्थापना करें। और यह संस्था 1885 में तय किया गया कि पूना में दिसंबर के माह में इसकी पहली मीटिंग होगी, इस दल की पहली बैठक होगी जिसमें A.O. ह्यूम ब्रिटिश सरकार की ओर से उपस्थित रहेंगे। दुर्भाग्य से पूना में उस दौरान प्लेग आया, महामारी फैली, तो जगह बदल दी गई और 28 दिसंबर 1885, याद रखें, दिसंबर 1885 में इनकी पहली बैठक बंबई में हुई, जिसमें सभी लोगों को आमंत्रित किया गया और 72 लोग इस पहली बैठक में आए, जहां यह तय किया गया कि W.C. बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी और A.O. ह्यूम अध्यक्ष और सचिव के रूप में कार्य करेंगे। W.C. बैनर्जी अध्यक्ष बनाया गया और A.O. ह्यूम को सचिव बनाया गया, जो एक ब्रिटिश थे। इस प्रकार, और इस संस्था का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ। कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया है, USA से लिया गया था, तो कुछ समय बाद इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस दे दिया गया। ये तो हुई कांग्रेस की स्थापना की शुरुआत। जहां तक A.O. ह्यूम या अंग्रेजों के द्वारा इस स्थापना में शामिल होने की बात है, एक शब्द इसके लिए उपयोग किया जाता है, सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व आपने जरूर सुना होगा, प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर के ढक्कन के ऊपर सीटी बजती है और उसके बाजू में, ढक्कन के बाजू में एक छोटा सा गोलाकार रबड़ का टुकड़ा रहता है। क्या हम लोगों ने सोचा है कि रबड़ का टुकड़ा आखिर क्यों रहता है, उसका क्या रोल है? कई बार क्या होता है कि प्रेशर कुकर के अंदर पर्याप्त भाप बनने के बाद भी सीटी बाहर नहीं आती या सीटी ऊपर नहीं आती और भाप बनती चली जाती है और सीटी वहां पे फंस जाती है। यदि ऐसा ही बना रहा और भाप बनती चली गई तो अंदर इतना ज्यादा प्रेशर हो जाएगा कुकर के अंदर भाप का, कि वह फूट सकता है और बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इससे बचने के लिए ढक्कन में एक छोटा सा रबर लगाया जाता है, जो ऐसी स्थिति में, खतरनाक स्थिति में दबाव के कारण, प्रेशर के कारण, भाप के प्रेशर के कारण वो रबर का टुकड़ा बाहर निकल आता है और बाहर निकलने से ढक्कन में एक छेद हो जाता है जहां से अतिरिक्त दबाव बाहर आ जाता है। दूसरे शब्दों में इसे सेफ्टी वॉल्व जिसे कहते हैं वो बाहर आ जाता है। दूसरे शब्दों में इसे सेफ्टी वॉल्व थ्योरी कहते हैं। यानी अंग्रेजों के द्वारा इस आंदोलन में या अंग्रेजों के द्वारा इस संगठन में शामिल होना एक तरीके से सेफ्टी वॉल्व का काम कर रहा था अंग्रेजों के लिए। उनके ऊपर जो अतिरिक्त दबाव बन रहा था सभी जगह से, उस दबाव से वो बच गए। अब उनके पास केवल कांग्रेस की बातों को ही सुनना था बस, और किसी अन्य संस्था से उनको विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं थी। तो याद रखेंगे कांग्रेस की स्थापना और सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। शुरुआती दौर में कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे?
कांग्रेस के उद्देश्य सर्वप्रथम भारत में जनता में एक ओपिनियन बनाना, विचार विमर्श करके उनके बीच में एक भावना बनाना, एक कि हम राष्ट्रीय हैं, हम भारत राष्ट्र के व्यक्ति हैं, हम लोग एक हैं, एक ओपिनियन बनाना। क्या सोचते हैं वो अंग्रेजी सत्ता के बारे में, इस पर विचार विमर्श करवाना, अपनी बातों को थोड़ा अंदर तक पहुंचाना, जनता तक पहुंचाना। दूसरा, अंग्रेजों को कुछ अनुरोध भेजना, और उस अनुरोध के लिए जो शब्द है प्रेयर, पिटीशन और परसुएशन, प्रार्थना के साथ एक अनुरोध भेजते थे, उसमें कुछ सुधारों की बात करना। तीसरा उद्देश्य था भारतीयों को एक करना, संगठित करना। इस प्रकार इन 3-4 उद्देश्यों के लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 31 दिसंबर 1885 को हुई, और उसके उद्देश्य यही 3 थे। इसमें आप ख्याल करेंगे कहीं पर भी स्वतंत्रता की बात, स्वराज की बात और लोकतंत्र की बात कहीं नहीं। इसमें कुछ रियायत की बातें हैं, वे केवल रियायत मांगते थे, और रियायत मांगने का तरीका भी ऐसा नहीं था जैसा कि 1857 में गदर के रूप में। रियायत एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से, समय समय पर ये लोग प्रार्थना पत्र भेजेंगे और अंग्रेजों से अनुरोध करेंगे, जरूरत पड़ी तो हाथ जोड़कर अनुरोध करेंगे कि कृपया हमारे ये कार्य कर दें। अब सवाल ये आता है कि कार्य क्या थे, किन कार्यों का अनुरोध कर रहे थे। मुख्य रूप से उनके कार्यों को हम कुछ भागों में बांट सकते हैं, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और प्रशासनिक। साथ ही नागरिक अधिकारों की बात भी उन्होंने की। मैं पुनः दोहराता हूं, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और प्रशासनिक और नागरिक अधिकार, इन 5 मुद्दों पर उन्होंने कुछ बातें समय पर अपने रखी, और इस प्रकार 1885 के बाद से काल से यह कांग्रेस ने अपना कार्य शुरू कर दिया। कहीं भी स्वतंत्रता की बात नहीं थी। आखिर ये कदम इतने नरम क्यों थे इनके? नरम इसलिए थे कि उनको डर था कि गर्म होने पर 1857 की तरह कुचल दिए जाएंगे। नरम इसलिए थे कि उन्हें मालूम था कि अंग्रेजी सत्ता की बुराइयों को जानने वाले बहुत कम लोग हैं, जनता अभी इसको कुछ नहीं समझती, तो इसलिए हमारी संख्या बहुत कम है, तो इसमें गर्म होने की कोई बात ही नहीं। तीसरा नरम होने की बात, ये जो मध्यम वर्ग या उच्च वर्ग के लोग जो इस कांग्रेस में शामिल थे, जो इस विचार विमर्श में शामिल थे, ये लोग मूलतः अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित थे, यानी अंग्रेजी शिक्षा से बढ़े पले थे, चाहे वो भारत में चाहे इंग्लैंड में। जो मैंने नाम लिए, उमेश चंद्र बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, रास बिहारी बोस, आनंद मोहन बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सारे जो पुराने पूर्व काल के, इस समय के जो लोग थे, बुद्धिजीवी वर्ग, या तो वकील थे, डॉक्टर थे, कुछ इंजीनियर्स थे, आदि आदि। तो चूंकि इनका वार्धक्य, चूंकि इनका विकास अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से हुआ था, ये लोग अंग्रेजों के प्रति नरम थे। तो एक कारण तो ये भी हो गया अंग्रेजी नरम होने का। चौथा कारण नरम होने का ये था कि इनको स्वयं को नहीं पता था कि किस तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। खुद को विश्वास नहीं था कि आंदोलन को कितना उग्र रूप दिया जाए। खुद को ये विश्वास नहीं था कि जनता का हमको कितना विश्वास मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। तो इस प्रकार ये इन लोगों का जो तरीका था, तरीका नरम होने के कारण ये 3-4 थे। अब जैसा मैंने बताया कि इनकी जो 5 तरह की जो मांगे थी,
हम थोड़ा जानें कि आखिर सामाजिक सुधार में किस तरह की मांग वो करते थे, किस तरह का उनका। पहला, शिक्षा पर जोर देने की बात की। इन्होंने कहा कि प्राइमरी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा के लिए थोड़ा और प्रयास किया जाए, नई संस्थाएं खोली जाएं। दूसरा, स्त्री शिक्षा पर जोर देने की उन्होंने बात की। जैसा मैंने बताया, राजा राम मोहन रॉय और दयानंद सरस्वती, उनका भी जो आर्य समाज था जिसकी स्थापना 1865 में हुई, 1875 में हुई, इसने भी यही बातें रखी। तीसरा, जाति प्रथा के लिए प्रयास किया जाए ताकि यह जाति प्रथा का जो इतना बोलबाला है वह कुछ कम हो। चौथा, सामाजिक सुधार की बात जो इनकी थी कि जो बुराइयां हैं, अन्य तरह की बुराइयां, चाहे सती प्रथा की बुराई, चाहे अन्य तरह की बुराई, चाहे गुलामी की बुराई, इनको कम करने के लिए सरकार को कदम उठाने का अनुरोध था। ये तो हुआ सामाजिक। राजनीतिक मांगे जो थी या राजनीतिक अनुरोध जो थे वो थोड़े कम थे। कारण स्पष्ट था, राजनीतिक मांग क्या कर सकते थे। स्वतंत्रता की तो बात ही दूर, लोकतंत्र की बात ही दूर, अधिकारों की बात ही दूर, तो छोटी छोटी बातें रखी। उदाहरण के लिए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और अन्य सरकारी परिषदों में भारतीयों को स्थान थोड़ा ज़्यादा दिया जाए। ऐसी जो संस्थाएं हैं शासन की, वहां पर भारतीयों को रिप्रेजेंटेशन, भारतीयों का प्रतिनिधित्व थोड़ा बढ़े। दूसरा राजनीतिक इनका था कि जो उच्च पद हैं, उच्च पदों पर भारतीयों का भी स्थान हो, उन्हें भी दिया जाए। अन्य राजनीतिक विचारों में, मांगों में उन्होंने ये बात भी कही कि जो जिले हैं, जो क्षेत्र हैं, जो राज्य हैं, उनको थोड़ा सा ढंग से संगठित करें जिससे कि प्रशासनिक सुधार हो। तो कुल मिला के ये राजनीतिक मांग बहुत कम स्तर पे थी, उसका स्तर बहुत नीचे था और ये जानबूझ के किया गया था। जैसा मैंने कहा, जानबूझ के इसलिए कि वे कतई नहीं चाहते थे कि हम ऐसा कुछ कर बैठे अनहोनी, जिससे कि अंग्रेज हमारे इस विचार विमर्श की जो प्रक्रिया अब ले दे के पुनः शुरू हुई है, उस पर किसी तरीके से कुठारापात हो, अंग्रेजों की तिरछी नजर ना पड़ जाए। और ए.ओ. ह्यूम, वो तो स्वयं इसके सचिव थे, जो अंग्रेजी सरकार के प्रतिनिधि थे। और याद रखें, ए.ओ. ह्यूम 22 वर्षों तक इस संस्था के सचिव बने रहे। यानी कांग्रेस के जो प्रथम 20 वर्ष के जो कार्य हैं वो सारे ए.ओ. ह्यूम की जानकारी में हुए, उनकी मदद से हुए। तो अंग्रेजों की मदद लेना भी जरूरी था, इसलिए भी नरम थे। कम से कम ये उनको सुकून था, अर्ली नेशनलिस्ट को, प्रारंभिक राष्ट्र नेताओं को ये सुकून था कि कुछ कुछ सुविधाएं, कुछ कुछ कंसेशन, कुछ कुछ रियायतें हमको अंग्रेज दे रहे हैं, और इस बात की इनको खुशी थी। उसके बाद नागरिक रक्षा की, नागरिक अधिकारों की बातों पे भी उन्होंने कुछ आधारभूत मांगे रखी थी कि हमको जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो पास किया है, जिसके तहत आप कभी भी गिरफ्तार करने का अधिकार रखते हो, उसे हटाया जाए। हमें कुछ तरीके की स्वतंत्रता दी जाए, समाचार पत्रों को चलाने की स्वतंत्रता दी जाए। तो ऐसे कुछ मूलभूत अधिकार भी उन्होंने रखे। प्रशासनिक अधिकारों में ये जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, जो प्रारंभिक समय के जो हमारे कांग्रेस के जो नेता थे, इन्होंने प्रशासनिक अधिकारों में कुछ प्रशासनिक सुधारों की बात की। टैक्स कलेक्शन में, टैक्स के जो सिस्टम था कलेक्ट करने का, कर को, उसमें कुछ सुधार की बात की। चुंगी कर आदि के सुधारों पर बात की। उसके अलावा उन्होंने, जैसा मैंने बताया, उच्च पदों पर भारतीयों के लिए स्थान रखने की बात की। साथ ही ये भी कहा कि न्यायपालिका और कार्यपालिका में थोड़ा अंतर किया जाए। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ गए हैं, थोड़ा अंतर किया जाए, अन्यथा इससे उचित न्याय मिलने में दिक्कत हो रही है। तो ये न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने वाली बात थोड़ी सी ज़्यादा बुलंद थी इनके मन में, और उसके पीछे मकसद यही था, उचित न्याय की अपेक्षा और कुछ नहीं। और इस प्रकार हम देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने प्रारंभिक वर्षों में
बहुत संभल के कदम रख रही थी और ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी जिससे कि उनके विस्तार में किसी तरह का ठोस पहुंचे, किसी तरह की चोट पहुंचे। ये तो हुई राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसके उद्देश्य क्यों थे ऐसे, उस पर विचार हुआ और प्रारंभिक काल में उसने क्या क्या मांगे रखी, क्या अपेक्षाएं की अंग्रेजों से। ये जो काल इसका जो माना जाता है, इन तरह के विचारों के साथ कांग्रेस 1885 से 1905 तक चलती रही, यानी नरम रही। ये जो 20 वर्ष के काल कहलाता है, यह नरम काल कहलाता है अर्ली नेशनलिस्ट के द्वारा।